गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं? आई होप सब मज़े में ही होंगे। ठीक है, जैसे कि सर ने बताया, माई सेल्फ पहले तो बता देते हैं। माई सेल्फ चिंतन वडालिया एंड शॉर्ट में CR वडालिया से शायद सारे जगह नाम रहता है मेरा। एंड बात करें कॉम्पिटिटिव फील्ड के एक्सपीरियंस की, तो वैसे तो जैसे SSC CGL हो गया, UPSC हो गया, PCS हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं। 6-7 एग्ज़ाम क्लियर भी किए हुए हैं। बट कहते हैं ना, मनपसंद पोस्टिंग ना मिले तो सिलेक्शन नहीं लेते हैं। मैं तो मेरा थोड़ा बिहेवियर उस तरीके सा है। एंड पिछले 7 साल से इस फील्ड के साथ जुड़ा हुआ हूँ एज अ फैकल्टी। ठीक है, पढ़ा रहा हूँ मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट। और आगे बात करें तो PCS के लिए और रेलवेज़ के लिए मैंने खुद का बुक भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं CSET की। ठीक है, आपको पता ही होगा सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों ज़रूरी है। देखिए, 4 से 5 पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला, CSET क्यों ज़रूरी है। दूसरा, CSET का इंट्रोडक्शन, परिचय। तीसरा कहे तो उनका कहेंगे एक मेथड क्रैक करने के लिए। और चौथा कहेंगे उनका स्ट्रेटेजी। ठीक है, कैसे क्रैक करते हैं। अब देखो, आप लोगों ने, या तो मेथड के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि एक टारगेट केस क्या बनाएं। ठीक है, टारगेट के रिलेटेड जो मेथड होता है वो CSET के लिए सबसे पहला हमारे दिमाग में क्या आता है? फियर, डर एक रहता है। ठीक है, और ये पिछले 3-4 साल से और भी बढ़ गया है। जैसे कि आपने देखा होगा 2020 से लेके 19 से लेके, ठीक है, 2019 में यूँ हुआ कि मैथ्स रीजनिंग के 60 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अब जो लोग सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे बैठे थे उन लोगों को वहाँ पे गड़बड़ी हो गई, पास होना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, फिर 2022, 21, 20 ये सारे ईयर आप ले लेंगे तो उनमें ऑलमोस्ट 50 to 55 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के रहते थे। ठीक है, और सारे स्टूडेंट का यहीं पे गड़बड़ी होती है। ठीक है, स्कूल में हमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया होता है। दो चीज़ हो सकती है, या तो टीचर ने अच्छे से पढ़ाया नहीं होगा, या तो हमने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा। दो में से कोई एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो एक डर रहता है, जो मैं इतना तो दावे के साथ कहता हूँ कि जैसे आपका CSET कंप्लीट होगा सिलेबस, उसके बाद ये डर नाम की चीज़ CSET के रिलेटेड आपके अंदर नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हम CSET पढ़ेंगे ही ऐसे, जैसे कहते हैं ना 1 + 2 कितना होता है? 3। ये सबको आता ही है। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए दोनों जोड़ दिया, 12 की 3 पावर, ये कितना होता है? तो 1728, ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, आगे और चले जाएंगे, फिर 123 की पावर 3 कर लेंगे। तो ये क्या हो गया आपका? एकदम बेसिक लेवल पे जाएंगे, फिर मॉडरेट लेवल पे जाएंगे, फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे, और हम एक और लेवल पे भी जाएंगे जो आपको UPSC आने वाले साल में पूछ सकता है। अभी तक ऐसा पूछा है, आगे के ईयर में आपको ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, हम सारे तरीके के क्वेश्चन कवर करेंगे पूरे CSET में। अब देखो, सबसे पहला चीज, वाई CSET क्यों जरूरी है। जैसे कि पूरा देश हमारा जो है, ठीक है, वो किससे कनेक्टेड है? छोटे छोटे राज्य जो है उनको मिलके पूरा देश बनता है। अब जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट से बनते हैं। अच्छा, अब डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं, वो कौन होते हैं? एक IAS ऑफिसर ही होता है, जो सबसे पावरफुल पोस्ट रहता है UPSC में भी, जो सबसे ज़्यादा प्रीफर देते हैं। और इनके साथ एक वाई होता है IPS। ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट को ये दोनों ही हैंडल करते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट को। अब देखो, जो बजट वगैरह होता है, या तो कोई पॉलिसी वगैरह हो गया, ठीक है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ठीक है, ये बजट पॉलिसी वगैरह जो भी है, ठीक है, उनके लिए आपको क्या चाहिए? एक स्टेटिस्टिक्स चाहिए ना, स्टेटिस्टिक्स चाहिए, यस और नो। स्टेटिस्टिक्स यानी क्या हो गया? आपका एक तरीके का मैथ्स कैलकुलेशन ही हो गया। ठीक है,
अब एक आप आईएएस है और आपको मैथ्स ही नहीं आता है तो आपको बजट बनाने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि पूरी कंट्री के जितने भी बजट हो गए, पॉलिसीज हो गए, वो सारे के सारे कौन बनाते हैं? आईएएस लोग ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए अगर देखो ये आपको आता होगा तो आपका डिस्ट्रिक्ट डेवलप होगा, उनसे स्टेट होगा और उनसे कंट्री होगा। ठीक है कि नहीं? एक तो पहला हम ये कह सकते हैं कि इनके लिए ज़रूरी है, यस और नो। सबसे मेन चीज़ यही पे आ गई, पूरा कंट्री इन पे ही डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, और देखो अब कुछ लोग आर्ट्स फील्ड से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग कॉमर्स फील्ड से करते हैं, कुछ लोग साइंस फील्ड से करते हैं। करते ही कि नहीं? ठीक है, सारे के सारे एक फील्ड से तो होगी नहीं। अब होता क्या है, आर्ट्स वाले जो होंगे ना वो कहेंगे भाई हमारा मैथ्स तो पूरा वीक ही है। ठीक है, अच्छा कॉमर्स वाले क्या कहते हैं कि भाई हम मैथ्स में एवरेज हैं, कहते हैं, यस और नो। और जो साइंस वाले होते वो कहेंगे कि भाई मैथ्स तो हमारा स्ट्रांग ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री इन पे ही चलता है सारी चीज़ें। अब देखो सबसे ज़्यादा गड़बड़ी किन लोगों को होती है? आर्ट्स वालों को। अच्छा, आपको पता है 2011 तक सीसेट कुछ नहीं था, ऐसा कुछ था। ठीक है, फिर 2011 से सीसेट को ऐड किया। ठीक है, अब सीसेट को ऐड कर दिया तो जाहिर सी बात है आर्ट्स वाले को और कुछ कॉमर्स वाले को भी 50% को दिक्कत खड़ी होगी कि भाई ये क्या कर दिया, हमारे लिए तो गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, हाँ कुछ साइंस वाले भी होता है, उनको भी गड़बड़ी होती है। ठीक है, अच्छा अब इसी से ऐड तो कर दिया। अब 2014 में एक आंदोलन हुआ जिनकी वजह से सीसेट को हटा दो, ऐसा ही कुछ आंदोलन हुआ था, जो ज़्यादातर उनमें आर्ट्स और कॉमर्स वाले ही स्टूडेंट शामिल हो गए, यस और नो। तो होता यूँ था जैसे साइंस वाले हो गए। ठीक है, एक हमारा फ्रेंड है जो इंजीनियर है, अभी तो फॉरेन चला गया। ठीक है, ये 2011 की बात है। ठीक है, मतलब पापा के जो फ्रेंड होते हैं ना उनका लड़का वगैरह। हाँ, अब उन्होंने 2011 में जब उनका इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ तो यूएस जाने के लिए टाइम था, सितंबर में उनका वो आने वाला था, क्या कहते हैं, वीज़ा वगैरह। तो उन्होंने क्या किया, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे दिया। ठीक है, अब एक तो सीसेट होता है और दूसरा क्या होता है, जीएस। अब दोनों के मार्क्स तो काउंट होते थे उस टाइम पे। अब सीसेट में उन्होंने 78 क्वेश्चन कर लिए, मतलब कितने मार्क्स हो गए, 195 हो गए, यस और नो। और यहाँ पे कुछ उनके 50 जितने मार्क्स ही बने। हाँ इंजीनियर है तो उतना तो आता ही होगा, 200 में से 40-50 मार्क्स तो ले ही पाएगा क्योंकि आईआईटियंस था। तो कुल मिला के उनके हो गए 245। अच्छा, और उस साल कट ऑफ था 240। ठीक है, अब वो परेशान था मेंस लिखने के लिए, कुछ फैकल्टी का कांटेक्ट भी किया उन्होंने, बट बोल रहे भाई उस टाइम पे शायद 2 ऑप्शनल रहते थे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद पूरा चेंज हुआ और एक ऑप्शनल रहा। ठीक, अब देखो ये तो पास तो हो गया यहाँ पे, किसकी वजह से, सीसेट की वजह से ही पास हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले कम सिलेक्ट होते थे, साइंस वाला ज़्यादा मार्क्स करके सिलेक्ट हो जाते थे, क्योंकि इंजीनियर लोग का मैथ्स उतना तो अच्छा है, होता ही है। ठीक है, अब हुआ यूँ कि मेंस में तो ये भाई पास होने वाला ही नहीं था। ठीक है, 4-5 फैकल्टी से एडवाइस लिया, बोल रहे भाई रहने दे, तू यहाँ से पास नहीं हो पाएगा, वो तो वहाँ पे मैथ्स की बदौलत तू पास हो गया। ठीक है, फिर भाई ने छोड़ दिया, फिर उनको तो यूएसए जाना था। अब ऐसा होता था, अब ये लोग वीक रहते थे तो उन लोगों ने 2014 में आंदोलन किया। अब देखो गवर्नमेंट है वो सडनली हटा भी नहीं सकती है, और उस टाइम पे शायद मोदी साहब अभी गवर्नमेंट में आ रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि भाई इनको हम क्वालिफाइंग कर देते थे, 1/3 मार्क। कितना लाना है आपको, 1/3 मार्क्स लाना है, उतना ला देंगे तो आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे। ठीक है, अब तो सबके लिए इक्वल हो गया। ठीक है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के लिए इक्वल हो गया। अब देखो बट यहाँ पे उन्होंने एक दिमाग लगाया, आगे मैं बताऊंगा और डिटेल में सारी की सारी चीज़ें। जो लेवल था ना वो थोड़ा क्या कर दिया, डिफ़िकल्ट कर दिया। पहले बहुत आसान पूछते थे, अब क्वालिफाई किया तो क्या कर दिया उन्होंने, डिफ़िकल्ट कर दिया। अब थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ
तो सबके लिए डिफिकल्टी रहेगा। अब वो साइंस वाला हो तो भी ठीक है, कॉमर्स वाला हो तो भी ठीक है, और आर्ट्स वाला है तो भी ठीक है, क्योंकि बेसिक होता है तो साइंस वालों को आता है। बाकी साइंस में आप जाएंगे तो आपको इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, लाप्लास थ्योरम, फोरियर थी सीरीज, वो सब आता है। वहाँ पे ये चीज़ तो आती नहीं है जो यहाँ पे अरिथमेटिक वगैरह का वाला जो पोर्शन है। हाँ, कुछ क्वेश्चन कभी कभार एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री के भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कि अब यहाँ से जो भी सी सेट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, क्वालिफाइंग करने के लिए आपको सबसे पहले पूरा सी सेट का परिचय तो होना चाहिए कि सी सेट में क्या क्या चीज़ है, ठीक है। देखते हैं उनका इंट्रोडक्शन। अब देखिए, 4 चीज़ है, मैं 2 को साथ में लिखता हूँ। एक तो हो गया मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन, दोनों को साथ में लिख देता हूँ, ठीक है। वो वहाँ पे थोड़ा अलग मेंशन करके लिखा हुआ है। दूसरा हो गया आपका रीजनिंग, एंड तीसरा हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। हाँ, इनके अलावा एक और चीज़ भी है, डिसीजन मेकिंग एंड इंटरपर्सनल स्किल, ठीक है, जिनके क्वेश्चन अब नहीं पूछते हैं, ठीक है। बहुत आसान रहते हैं, सबसे क्या कहते हैं, लो क्वालिटी के क्वेश्चन उनमें रहते हैं। उनमें आपका गलत होगा तो भी आपको मार्क्स तो मिलेंगे ही, मार्क्स का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की, फिर रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, 1 बाय 1 सबकी बात करते हैं। अब देखो, अच्छा, आप लोगों को पेपर के बारे में मालूम है, क्या पेपर रहता है, किस तरीके का रहता है, देख लो चलो शॉर्ट में। टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं, 80 क्वेश्चन रहते हैं, 120 मिनट रहते हैं, यस और नो। तो पर क्वेश्चन में ये कह सकता हूं 1.5 मिनट पर क्वेश्चन हुआ, यस और नो। मतलब सारे के सारे क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम मिलता है, 1.5 मिनट मिलता है, यस और नो। अब देखो, हम क्या करना चाहते हैं कि भाई हमें 80 के 80 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, वहां पे फंस जाते हैं, ठीक है। सी सेट क्या है आपका, क्वालिफाइंग है, आपको टॉप नहीं करना है, क्वालिफाइंग हो गए, फिर उसके बाद आपका 150 नंबर होंगे तो भी काउंट तो क्या होगा, जीएस वाले ही मार्क्स होंगे, सी सेट का तो मार्क्स होने वाला नहीं है। आपको आपका एक टारगेट सेट होना चाहिए। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करता हूँ, कितना, 40 क्वेश्चन, मेरे पास टाइम तो उतना ही है, 120 मिनट ही है ना, यस और नो। तो एक क्वेश्चन के लिए मुझे कितना टाइम मिल गया, 3 मिनट्स। क्या एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट इनफ नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, 3 मिनट तो इनफ है ना, यस और नो। अब देखो, बट हम क्या करते हैं, सारा का सारा अटेंड करने जाते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फंसे हुए हैं, कुछ लोग सिलेक्टेड भी हैं। जैसे एक हमारे भाई आईपीएस है, ठीक है। अब वो सी सेट का मतलब क्या है, आईएएस के लिए मेहनत कर रहे थे, ठीक है। आईएएस के लिए उनको बस 20 नंबर और ज़्यादा आ जाए, कितने, 20 मार्क्स आ जाए ना, तो वो क्या हो जाते, क्वालिफाई होके आईएएस बन जाते। अब तीसरे चौथे अटेम्प्ट पे वो आईएएस आईपीएस बने थे, अब बचे तो 1-2 ही अटेम्प्ट, ठीक है। तो उन्होंने मेहनत करना तो शुरू कर दिया, ठीक है। मेंस के बहुत सारे पेपर्स लिखे और उनमें भी अच्छा स्कोर हो रहा था, सबको लग रहा था कि इस बार ये आईएएस बनेंगे ही बनेंगे। बट हुआ यूँ कि जब सीसेट का उनका पेपर आया, क्या, सीसेट का जब पेपर आया तो भाई के बने 65 मार्क्स, कितने, इनके लास्ट अटेम्प्ट था ये, कौन सा अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट, और बने कितने, 65। यहाँ पे इतना बढ़िया प्रिपरेशन था, क्योंकि ये भाई जो थे ना वो बी किया हुआ था, इंजीनियर साहब थे। अब इंजीनियर साहब थे, 3-4 साल से वो पास भी हो रहे, तो थोड़ा वो तो होगा ना। अब तो मुझे आता है सीसेट में कहाँ निकलने वाले हैं, ठीक है। बट 2019-20 में बहुत सारे तोप लोग भी बाहर हो गए थे, ठीक है। अब एक और दोस्त था जो आईआरएस थे, ठीक है, उनको भी क्या बनना था, जाहिर सी बात है आईएएस ही सब प्रीफर करते हैं, तो वो भी मेंस का प्रिपरेशन कर रहे थे। उनका कुछ 30-40 मार्क्स आएंगे और ज़्यादा नंबर बनेंगे तो वो पास हो जाएंगे, ठीक है। बट उनके साथ ये हुआ कि लास्ट का 1.5 महीना, कितना, 1.5 महीना आफ्टर पीटी प्रीलिम्स के बाद वो वही टेंशन में घूमते रहे, क्या, वो वही टेंशन में घूमते रहे कि
मैंने कॉम्प्रिहेंशन किया है, ठीक है, वो अगर एक क्वेश्चन मेरा सही हो गया, मैथ्स रीडिंग में तो आप श्योरिटी के साथ कहते हैं कि ये सही है या गलत है, कह सकते हैं यस और नो, बट ये एक क्वेश्चन मेरा सही हो गया तो मैं पास हूं, अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो मैं फेल हूं, ठीक है। वहां पे फंसे हुए थे। हाँ, अच्छा, उनके लक अच्छे थे, उन्होंने जो आंसर लगाया था वही सही हुआ और प्रीलिम्स हो गया, बट चाहे फाइनल में उनका वापस से आईएएस नहीं बन पाए हो, ठीक है। तो ऐसे कभी कभार केस होते हैं सीसेट की वजह से। आपने पूरा जीएस कर लिया है और आप 2019 से लेके 2022 तक का रेशियो देख ले, अप्रॉक्स 50 to 60% स्टूडेंट सीसेट से ही आउट हो जाते हैं, यस और नो, ये आपने देखा होगा, ठीक है। और 2019 के बाद ज़्यादा हो रहा है ये चीज़, ठीक है। अब दूसरा, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी माध्यम वाले कुछ क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ऐसा नहीं है, मुझे भी पता है हिंदी माध्यम वाले ज़्यादातर लोग मेट्रो सिटी से नहीं होते हैं, ठीक है, या तो छोटे छोटे शहरों से होते हैं या तो कुछ स्टूडेंट्स गांव से भी पढ़ने आते, हो सकता है उनकी मैथ्स थोड़ी बहुत वीक भी हो। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे? बेसिक से, मतलब उनको हो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट को देख के हम शुरू करेंगे कहाँ से आपको कहाँ से कितना पढ़ना है, ठीक है। अब दूसरा चीज़, 80 क्वेश्चन है आपको करने हैं, कुछ स्ट्रेटेजी बताता हूँ। एक तो आपके हो गए राइट आंसर, यस और नो, जो आप टिक लगाएंगे उनमें से आपके कुछ होंगे रॉन्ग आंसर भी होंगे, यस और नो। आपको टोटल अटेम्प्ट भी होंगे, ठीक है, कितने अटेम्प्ट किए हैं और आपको मार्क्स कितने लाने हैं वो भी आपको पता ही होना चाहिए। अच्छा, 200 मार्क्स का पेपर रहता है, इनका 1/3 लाना है, मतलब आपको कितना लाना है? 66.67। अब पॉइंट में तो नहीं लाएंगे, जाहिर सी बात है 67 लाना है, ठीक है। अच्छा, अगर 67 मार्क्स लाना है तो अगर 2.5 मार्क्स के हिसाब से गिने तो 67.5 कितने नंबर से होता है? 27 क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे तो आपके 67.5 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर 27 के 27 क्वेश्चन सही है, एक भी गलत नहीं है, तब जाके आपके मार्क्स कितने बनेंगे? 67.5। बट ये सिनारियो क्या आपको सही लगता है? लगता है यस और नो? कहीं पे तो आप छोटी मोटी गलती कर ही देंगे, ठीक है, करनी नहीं होती है, बट वो जो 2 घंटे में हमारे ऊपर प्रेशर रहता है ना, उनकी वजह से ये सारी चीजें होती है, ठीक है। अब देखो, अब मान लीजिए आपको लाने कितने हैं? 67.5 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। अच्छा, आपको सही कितने करने हैं? 27 ही करने हैं ना, यस और नो? अच्छा, आपका ये 1/3 का मतलब क्या हुआ? जब 3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो एक क्वेश्चन के मार्क्स कटेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको 3 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के या तो मैथ्स रीजनिंग के है, ठीक है, आपको चारों में से एक में भी कुछ भी नहीं आता है, आपने सब में लगा दिया ए, पहले तीनों गलत हो गए, चौथा वाला सही हो गया, ठीक है। अब इनके आपको 2.5 मार्क्स मिले, ठीक है, इनका 0.83 नेगेटिव हुआ, इनका 0.83 नेगेटिव हुआ, इनका 0.83 नेगेटिव हुआ, तो क्या मार्क्स फाइनल मिले आपको? 0 ही मिले। ये सब माइनस हुए, ये प्लस 2.5 हुआ, तो 0 ही मिले। इनका मतलब एक सही क्वेश्चन और 3 गलत क्वेश्चन होता है तो आपका क्या हो जाता है? 0 नंबर बन जाता है, यस और नो? अब देखो, आपको लाने 67.5 मार्क्स है, ठीक है। अगर आप 9 क्वेश्चन गलत करते हैं, कितने? 9 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको सही कितने करने पड़ेंगे? 30, यस और नो? 30 करने पड़ेंगे। इनका मतलब क्या होगा कि 9 क्वेश्चन आपने गलत किए तो 3 क्वेश्चन के मार्क्स कट जाएंगे, यस और नो? तो 3 क्वेश्चन के मार्क्स कट जाएंगे तो बचेंगे कितने के? 27 क्वेश्चन के ही मार्क्स बचेंगे ना। तो टोटल आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 30A 9A, तो 39 अटेम्प्ट करेंगे तो भी आपको कितने होंगे? 67.5, ठीक है। अब देखो पॉसिबिलिटी, देखो यहाँ पे आपने 39 क्वेश्चन किए टोटल, उनमें से 9 गलत होते हैं फिर भी आप पास हो रहे। कितने? 39 क्वेश्चन में से अगर आप 9 गलत करते हैं फिर भी आप पास हो रहे। अच्छा, एक और केस देखते हैं। मान लीजिए आपने 21 क्वेश्चन गलत कर दिए। कितने? 21 क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक है। मतलब आपको और सही कितने करने होंगे? 7 करने होंगे, यस और नो? तो 27 तो थे
और 7 सही करने हैं आपको, तो 27 और 7 कितने हो जाएंगे? 34 हो जाएंगे। यस और नो? यस और नो? 34 और 21 कितने हो गए? 55। तो भी आपके कितने मिलेंगे? 67.5 मार्क्स ही मिलेंगे। अब मेरा ये मानना है कि इनसे आगे आपको नहीं जाना चाहिए, ये आपका लिमिट होना चाहिए 50 to 55 मैक्सिमम, ठीक है? इनसे आगे नहीं जाना चाहिए, वरना डिस्क्वालीफाई होने के चांस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे इतना रिस्क है यार, 55 अटेम्प्ट किए हैं, उनमें से 21 गलत है, तब तक कोई टेंशन नहीं है। कितना? 21 गलत हो रहा है, तब तक कोई टेंशन नहीं है। मतलब एक, मैं कह सकता हूँ 50 to 55 क्वेश्चन जो है वो एक सही टाइम है, सही अटेम्प्ट है। उतने करेंगे तो आप आराम से पास हो सकते हैं। यस और नो? अब देखो, जब आप 50 क्वेश्चन करेंगे, कितने? 50 मान लेते हैं, एवरेज कितने करने हैं आपको? 50 क्वेश्चन। तो आपके पास एक क्वेश्चन टोटल टाइम कितना होता है? 120 मिनट रहता है। तो एक क्वेश्चन के लिए 2.4 मिनट पर क्वेश्चन टाइम मिला। यस और नो? 2.4 मिनट यानी 2 मिनट का 120 सेकेंड, और 0.4 का कितना हो जाएगा? और 24, मतलब 144 सेकेंड मिल रहे हैं। तो 150 सेकेंड में एक क्वेश्चन आराम से बन सकता है, मेरा ही मानना है। यस और नो? उनसे जल्दी ही बन जाएंगे, बट कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेता है, ठीक है? अच्छा, तो 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। कितने? आपने टारगेट क्या सेट किया? 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? तो उनके लिए आपको कुछ स्ट्रेटेजी भी तो बनानी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ से मैं कौन कौन से करूँ, ठीक है? अच्छा, इनमें से भी फ्रैंक बताना, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे मैथ्स आती ही नहीं है? ईमानदारी से। बिल्कुल भी नहीं आती है? आपको भी नहीं, आप दोनों को भी नहीं, आपको थोड़ी बहुत आती है? देखो, मैथ्स में 3-4 तरीके के लोग होते हैं। या तो नो, नो मतलब नो। दूसरे होते हैं लिटिल बिट, थोड़ा बहुत आता है, ठीक है? थोड़ा बहुत। और तीसरे वाले होते हैं 50% वाले, ठीक है? आधा आता है, आधा सीख लेंगे। इनका टारगेट क्या रहता है पता है? कुछ भी हो जाए मैं तो मैथ सीखूंगा ही नहीं, ठीक है? क्योंकि मुझे आती ही नहीं है, ठीक है? वो वहां पे उनका एक ड्रॉबैक है, वो ठान के बैठे कि मुझे आता ही नहीं है। मैं एक, वो नहीं हो रहा है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो रिसेंट अभी 2020-21 वाला एग्जाम था स्टेट पीसीएस का, वहां मेरे साथ हुआ है। हमारे गुजरात में एक जर्नलिज्म का एग्जाम था। किसका? जर्नलिज्म का, ठीक है? अब जर्नलिज्म में आप लोगों को मालूम होगा ज्यादातर आर्ट्स वाले बच्चे ही रहते हैं। यस और नो? अब उस क्लास में क्योंकि जर्नलिज्म किए हुए, फिर उनके क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा था, ठीक है? कुछ 12 बच्चे ही थे। कितने? 12 स्टूडेंट ही थे। कितने? 12 स्टूडेंट थे। अब सारे के सारे आर्ट्स वाले, कुछ लोगों की एज 23-35 तक थी। अब जिनकी 30-35 साल की एज होगी, उन्होंने कितने साल से मैथ छोड़ दिया होगा? 10वीं के बाद, मतलब 15-17 साल से जिन्होंने मैथ को टच भी नहीं किया है। अब उनके लिए मैथ्स करना थोड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है? तो इन लोगों को मैंने बेसिक से शुरू किया, ठीक है? अब 100 मार्क्स का कुछ पेपर था, जिनमें से 30 मार्क्स का मैथ्स प्लस रीजनिंग था। कितना? 30 मार्क्स का मैथ्स प्लस रीजनिंग। ये कौन से वाले स्टूडेंट थे? 9 वाले, हमें आता ही नहीं है। ये भी कह सकते ये हो गए आर्ट्स वाले, ये हो गए कॉमर्स वाले, ये हो गए साइंस वाले। इनडायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं। यस और नो? अब इन लोगों को मैंने इतना बोला था, आप लोगों को 2 चीज करना है, ठीक है? एक तो जो पूरा क्लास नोट है ना, वो प्रीफर करके जाना है, और प्रीवियस ईयर पेपर, ये 2 चीज करना है, ठीक है? बोल रहे कोई बात नहीं सर, मैंने उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन से शुरू किया था। जब रिजल्ट आया, कट ऑफ सिर्फ 44 गया। कितना? 100 में से 44 कट ऑफ बहुत कम कहलाता है, ठीक है, स्टेट पीसीएस में। अब ये 12 के 12 स्टूडेंट पास थे। कितने? 12 के 12 स्टूडेंट पास थे, और इनमें एक भी स्टूडेंट के 30 में से 15 से कम मार्क्स नहीं थे, ठीक है? क्यों? उन्होंने एक चीज किया था, वो था प्रैक्टिस, ठीक है? क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिनके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। जीएस आप पढ़ सकते हैं, मैथ्स को पढ़ के जाएंगे तो कभी पास नहीं होंगे, उनके लिए आपको पेन चलाना होगा। हाँ, इन लोगों ने चलाया, सारे के सारे पास हो गए, ठीक है? हाँ, क्योंकि उस टाइम पे जीएस थोड़ा हार्ड पूछ लिया था, कहीं अलग तरीके से ही लाए थे, ठीक है?
दूसरे होते लिटिल बिट, थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, सोच रहे होगे चलो टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत तो आता है, उनसे पास हो जाएंगे। तीसरे होते हैं 50% वाले, हाँ ये अगर थोड़ा ध्यान दे दे, थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत ध्यान दे दे तो बहुत आसान हो जाता है। क्या? बहुत आसान हो जाता है। इन लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जिनको नहीं आता है उनको, बट हाँ उतना तो गारंटी देते हैं कि आपको पास तो हो ही जाएंगे, जितना हम बताएंगे उतना आपको करना है, ठीक है। हाँ, उनके बाहर नहीं जाएगा। अब फिर आप कहेंगे कि सर आपने तो राम लिखवाया था, वहां पे राम था ही नहीं, श्याम आया था। वो नहीं, मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, जो मैं कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं, उस कंसेप्ट पे ही पूरे के पूरे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब देखो, मैथ्स है तो मैथ्स में एक तो चीज रहेगा, नंबर सिस्टम रहता है, यस और नो, ये लेवल 1 की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा हो गया एलसीएम एचसीएफ हो गया, फिर सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है, फिर परसेंटेज हो गया, फिर रेशियो हो गया, फिर एवरेज हो गया। ये सारे चैप्टर ऐसे हैं ना जो बहुत ही बेसिक चैप्टर है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, जोड़ना, डिवाइड करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उनसे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। थोड़ी बहुत लॉजिक लगानी होती है, वो प्रैक्टिस से आपकी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैथ्स में आगे जाएंगे तो लेवल 2 पे आप देखेंगे कि भाई आपको SI एंड CI हो गया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसके बाद हो गया आपका टाइम एंड वर्क हो गया, उसके बाद चौथा हो गया आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। अच्छा, इस तरीके के सारे के सारे जो चैप्टर्स है, ठीक है। हाँ, फिर इसमें आप ले सकते हैं एरिया वॉल्यूम हो गया, एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, मतलब ऐसे जो भी चैप्टर है आप ले सकते हैं जो लेवल 2 में, ठीक है। इनके लिए आपको थोड़ी बहुत मैथ्स आनी चाहिए। वो कौन सी मैथ्स आनी चाहिए? ये लेवल 1 वाली। देखो ये सारी चीज़ें आपको आती होगी, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज, तो आप आसानी से SICI कर पाएंगे। ये दोनों आता होगा तो SICI आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। फिर मान लीजिए प्रॉफिट लॉस करना है, ये 3 चीज़ आती होगी तो प्रॉफिट लॉस आसान हो जाएगा। उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब ये जो चैप्टर है उन वो आपको आते होंगे तो ये आपके लिए आसानी ही हो जाएगा, यस और नो, क्योंकि मैथ्स में सारी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड रहती है। उसके बाद आगे देखेंगे तो देखो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको मिला के एक चीज़ आता है DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि आपको कभी कभार लाइन दे देते हैं, लाइन चार्ट दे देते हैं, ठीक है, कभी कभार सर्कल वाले दे देते हैं, कभी कभार बार चार्ट दे देते हैं, ठीक है, कभी कभार आपको वेन डायग्राम के फॉर्म में दे देते हैं, ठीक है, ऐसे कोई भी तरीके का आपको चार्ट देंगे, ठीक है। इनके लिए आपको क्या आना चाहिए? परसेंटेज आता है, रेशियो आता है, एवरेज आता है, तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि तो इतना हार्ड नहीं होता है, ठीक है। 2019 शायद 19 या तो 20 में, एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं याद, सिर्फ इनके 12 क्वेश्चन आए थे। कितने? 12 क्वेश्चन। अब 12 क्वेश्चन मतलब आप समझ सकते हैं 30 मार्क्स हो गए, यस और नो? हाँ, 2019 18 19 कुछ में आए थे, ठीक है। अब 12 क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स तो सिर्फ DI के हो गए, समझ रहे? दूसरा पोर्शन है आपका रीजनिंग। अब देखो जो रीजनिंग है उनमें एक तो जो हर बार पूछते ही है, कोडिंग डिकोडिंग रहता ही है, और एक तो सीरीज। ये दोनों चैप्टर मिला देंगे ना तो आपको 2 से 4 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। ये दोनों चैप्टर मिला देंगे तो आपको 2 से 4 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, जैसे हो गया सिलोइज्म, इनके 3 से 4 क्वेश्चन रहते ही है, कभी कभार 2 भी रहते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन इनके रहते हैं। उसके बाद मान लीजिए हो गया सिटिंग अरेंजमेंट, तो सिटिंग अरेंजमेंट में 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। आपने देखा होगा कि कोई फैमिली है सर्कुलर टेबल में बैठी है, या तो कोई बिल्डिंग पजल वाला दे दिया,
यार कुछ साथ में कुछ प्रोफेशन वगैरह देते हैं, ठीक है ना, तो उनके ऊपर से आपको 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं। कभी कभार इनके साथ ब्लड रिलेशन मिक्स करके भी पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर जैसे क्लॉक हो गया, क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया, उनका एक आध क्वेश्चन रहता ही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, इनके 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, 1 to 2 क्वेश्चन इनके रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट 90% एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। हाँ, एक और हो गया डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी चैप्टर, ठीक है, इनके भी क्वेश्चन रहते ही है। तो रीजनिंग में तो मेरे ख्याल से सबको आती ही होगी, उतना वो कोई हार्ड नहीं है, ठीक है, उसमें ज़्यादा उतना कैलकुलेशन भी नहीं होता है, थोड़ा दिमाग लगाना होता है। हाँ, रीजनिंग एक तरीके का ये जो डिसीजन मेकिंग वाला है ना पोर्शन, जो भी पूछना बंद कर दिया, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल वगैरह, हाँ वो वैसा ही है। रीजनिंग आती है तो ये आ जाएगा। होता क्या था, ये डिसीजन मेकिंग पूछते थे, रीजनिंग भी पूछते थे, तो इन लोगों ने क्या किया, ये पूछना ही बंद कर दिया पिछले 3-4 सालों से, ठीक है। इनकी जगह इनको कहाँ पूछते हैं अब, एथिक्स में, क्योंकि आपको सब जगह से सारे एंगल से चेक करेंगे ना, तो जो डिसीजन मेकिंग वाला जितना भी पोर्शन है वो अब आपको कहाँ पूछते हैं, केस स्टडी जो होता है 125 मार्क्स का, वहाँ पे आप अपना व्यू रख लीजिए। डिसीजन मेकिंग यही होता था, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। मान लीजिए ABCD ऑप्शन है, ये वाला सही है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर ये लग रहा है, फिर उनके सेकेंड नंबर पे ये आ रहा है, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, तो ये जिसने लगाया होगा ना उनको 2.5 मार्क्स मिलते थे, जिसने ये लगाया होगा उनको 2 मार्क्स मिलते थे, जिन्होंने ये लगाया होगा उनको 1 मार्क्स मिलता था, और जिन्होंने ये लगाया होगा उनको लड्डू मिलते थे, बट नेगेटिव नहीं होता था एटलीस्ट, ठीक है। तो नेगेटिव वाला आया, ये वाला पूरा हटा ही दिया, इनको कहाँ डाल दिया आपको, एथिक्स में, ठीक है। तो ये डिसीजन मेकिंग एंड इंटरपर्सनल स्किल वो दोनों किस में हो गया, रीजनिंग जैसा है। अब सबसे बड़ी बात आती है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट, ऐसा मेरा मानना है, फिर सबका व्यू अलग अलग होता है, फेल होने का रीज़न यहाँ पे है। क्यों? जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन जब आपको एग्जाम में पूछते हैं तो होता क्या है कि पहले भी कॉम्प्रिहेंशन पूछते थे, आज भी कॉम्प्रिहेंशन पूछते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर कॉम्प्रिहेंशन आजकल करंट के बेस पे ही रहता है, यस और नो, या तो कोई स्पेशल सब्जेक्ट पे रहता है, ठीक है। होता क्या है, जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं ना, 2 से 3 पैसेज पढ़े, ठीक है, अब इतना डेटा लोड हो जाता है आपके दिमाग में कि चौथा क्वेश्चन आए तो भी दूसरे तीसरे का ही डेटा दिमाग में घूमता रहता है, ठीक है। तो उनकी वजह से क्या होता है, टाइम कंज्यूम कर लेता है, ये क्या कर लेता है, टाइम कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, अब देखो जब पहले कॉम्प्रिहेंशन पूछते थे ना, तब एक कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर से 3 से 4 क्वेश्चन रहते थे, यस और नो। और पिछले 3-4-5 साल से आप देख लीजिए, एक कॉम्प्रिहेंशन पे एक पैसेज जो होता है उन पे एक ही क्वेश्चन रहता है, रेयरली कभी कभार 2 क्वेश्चन होते हैं, ऑलमोस्ट कितने होते हैं, एक पैसेज पे एक ही क्वेश्चन। अब देखो वो जो पैसेज होता है वो उतना छोटा भी तो नहीं होता है, ठीक है। जब ये 3-4 क्वेश्चन पूछते थे ना, तब 350 से 400 वर्ड रहते थे एक पैसेज में, कितने, 350 से 400 वर्ड रहते थे, ठीक है। अभी आजकल के पैसेज देखो, 100 से 125, कभी कभार 150 वर्ड रहते हैं। 150 वर्ड में आपको सिर्फ पूछेंगे कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। अब देखो 150 वर्ड आप पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, फिर वो क्या कहना चाहते हो मतलब समझेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर 4 ऑप्शन दिए हैं वो पढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से 3-4 मिनट इसमें चला जाता है। तो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में जब टाइम चला जाता है तो जाहिर सी बात है आपको मैथ्स का बेसिक क्वेश्चन पूछा होगा तो भी आप आंसर नहीं कर पाएंगे, यस और नो। तो कॉम्प्रिहेंशन करना है, बट कब करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं पिछले कुछ ईयर के कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको बताता हूं, जैसे कि हाँ 2018 से लेते हैं 2019, 2020, 2021 और 2022, ठीक है। 2018 में मैथ्स और डीआई के मिला के क्वेश्चन आए थे 32, कितने, 32। रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे 22 और बचे हुए
26 किसके थे? कंप्रीहेंशन के। ठीक है, 2019 में देखेंगे तो मैथ्स के क्वेश्चन थे 25, रीजनिंग के बन गए थे 35 और ये बचे थे सिर्फ 20। ठीक है, 2020 में देखेंगे तो मैथ्स के क्वेश्चन थे 43, ये हो गए थे 12 और ये पूछ लिए थे 25। 2021 में देखेंगे तो ये वाले पूछ लिए थे मैथ्स के 25, ये पूछ लिए थे 26 और ये पूछ लिए थे 29। ठीक है, और 2022 में देखेंगे तो मैथ्स के पूछे थे 29, ये पूछे थे 21 और ये पूछे थे 30। ठीक है, अब देखो आपको करने कितने हैं? पास होने के लिए कितने करने हैं? 27 सही होने चाहिए, यस और नो? अब देखो, अब सोचिए, सिर्फ मेरा ऐसा मानना है, आप पढ़ के एक दो बार एक्सपीरियंस भी कर लेना, आप पैसेज पढ़ के आंसर देंगे ना, तब तक आपके एक क्वेश्चन के लिए मिनिमम 2 से 3 मिनट चले जाते हैं। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई बाई 3 करो आप, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के आसपास चला जाता है, 1.25 घंटे से 1.5 घंटे के आसपास। अब 1.5 घंटा इसमें चला गया तो आपके पास मैथ्स रीजनिंग के लिए टाइम रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा 3 + 5 कितने होते हैं? 8, यस और नो? होते हैं कि नहीं? अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने कहाँ पूछा है? इंडिया में, तो आंसर क्या मिला मुझे? 8। अच्छा, मैं यूएसए जा रहा हूं और यही क्वेश्चन पूछता हूं 3 + 5 कितने होते हैं? आप कहेंगे कितने होते हैं? 8 ही होते हैं। अच्छा, मैं मून पे चला गया, मैं बोल रहा हूं 3 + 5 कितने होते हैं? तब भी कितने रहेंगे? 8 ही रहेंगे ना। क्यों? एक बेसिक रूल्स है कि 8 ही रहेंगे, आप कहीं पे भी चले जाओ। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन ऐसा है जहां पे आप श्योरिटी के साथ आंसर बता सकते हैं कि नहीं मैंने ये लगाया है, ये सही ही होगा। बट यहां पे ये आप कह सकते हैं नहीं, आपने कुछ और एंगल से सोचा है। ठीक है, कमीशन के जो पेपर सेटर होगा उन्होंने कुछ और एंगल से सोचा है और उन्होंने वो आंसर दे के रखा है। देखो, आप भी गलत नहीं है, आप भी गलत नहीं है, आप अपने तरीके से सही ही है। जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो है वो कोई पॉलिसी लॉन्च करते हैं तो क्या सारे के सारे जो 135-40 करोड़ लोग हैं सब एक्सेप्ट ही करते हैं क्या? नहीं, कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग उनका अपोज भी करते हैं। क्यों? कुछ लोगों को अलग सोच होगी। तो वैसे सारी चीज यहीं पे भी तो होगी। ठीक है, तो होता क्या है कि हमने कुछ अलग सोचा, उन लोगों ने कुछ अलग सोचा। आप गलत नहीं है, बट आपका सोचने का तरीका उनसे मैच नहीं हुआ। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? उनके तरीके से सोचना पड़ेगा, तभी जाके वो बोलेंगे कि नहीं आप आइए, सिलेक्शन लीजिए और पोस्टिंग लीजिए, तभी बोलेंगे ना। ठीक है, तो यहां पे 100% श्योरिटी है क्या? यस और नो? नहीं। तो इनको हम थोड़ा होल्ड पे रखेंगे जब टाइम बचता है तब। ठीक है, तो करना जैसा लगा तो करेंगे। एग्जाम में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सिखाएंगे तो सही है हम क्लास में आपको, बट करने जैसा एग्जाम में लगे तो ही करना है। ये बहुत हार्ड पूछ लिया है मैथ्स रीजनिंग। ठीक है, 20 क्वेश्चन ही बने हैं। ठीक है, और बन ही नहीं रहा है तब जाके इसमें जाना है, बट हम ऐसा मौका नहीं देंगे आपको। ठीक है, उतना वो नहीं आने देंगे कि आपको ना बने। इतना तो गारंटी कहते हैं कि ये दोनों पोर्शन आप कर लेंगे ना, कितना भी हार्ड पेपर होगा। ठीक है, वैसा ट्राई करेंगे कि इसमें मैक्सिमम आपके मिनिमम 40 क्वेश्चन बन जाए। कितने? मिनिमम आपके 40 क्वेश्चन तो बन ही जाए। ठीक है, तो भी आप फायदे में रहेंगे। हाँ, कभी कभार आप गलती कर देते हैं, 3 + 5 7 करके आ जाते हैं, वो आपको करना नहीं होता है, आपने किया भी 8 ही होता है, बट वो 2 घंटे में जो थोड़ा प्रेशर आता है ना, तब ये सारी चीजें हो जाती हैं। समझ रहे? तो आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना रहेगा? मैथ्स और रीजनिंग पे। मैं क्यों बोल रहा हूं? यहां पे जो होगा ना, वो आपका आंसर क्या होगा? श्योर होगा कि नहीं यही आंसर आएगा। समझ रहे? अब इनके लिए आपको कुछ कंसेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए, मैथ्स और रीजनिंग दोनों के लिए। ठीक है, रीजनिंग में उतना ज़्यादा तो नहीं चाहिए, बट थोड़ा बहुत तो चाहिए ही चाहिए। यस और नो? तो अब देखो, जैसे ही हम शुरू करेंगे तो शुरुआत करेंगे हम रीजनिंग से। किससे करेंगे? रीजनिंग से। क्यों? रीजनिंग एक तरीके का, कोई भी इंसान जो होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है कि उनका जो ब्रेन होता है उनको डेवलप करता है कि नहीं? ठीक है, आपको सारे तरीके से सोचने के लिए मजबूर करेगा। जैसे कि
मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सिंपल सा। मान लीजिए मैंने रखा है, एक क्वेश्चन रख रहा हूं, एक बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे 2 + 3 किया तो 5 मिला, 5 में मैंने 5 जोड़ दिया तो 10 मिला, 10 में मैंने 7 जोड़ दिया तो 17 मिला, 17 में मैंने 9 जोड़ दिया तो 26 मिला। मतलब 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11। तो इसमें 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 37। तो ये सही है ना? यस और नो? गलत है क्या? नहीं है। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपके दिमाग में ये सोच आई ही नहीं, एक बंदा था, इन्होंने ऐसे किया, दूसरा ऐसा बोल रहा है, अच्छा ये 2 5 10 17 26 यही क्वेश्चन है ना, मुझे सोल्व तो इनको ही करना है। ये सारे के सारे मुझे स्क्वायर के नज़दीक में ही तो लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इनको 1 का स्क्वायर में 1 जोड़ देता हूँ, इनको 2 के स्क्वायर में 1 जोड़ देता हूँ, इनको 3 के स्क्वायर में 1 जोड़ देता हूँ, ये 4 के स्क्वायर में 1 जोड़ देता हूँ, ये 5 के स्क्वायर में 1 जोड़ देता हूँ। अच्छा, 1 2 3 4 5, तो अब क्या होगा? 6 के स्क्वायर में मैं 1 जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 + 1, तो ये कितना हो जाएगा? 37 होता है। यस और नो? अच्छा, एक ने इस तरीके से सोचा, दूसरे ने इस तरीके से सोचा, आंसर तो दोनों में आ रहा है, दोनों में सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो रीजनिंग पहले करने से मतलब क्या होगा कि जो आपका दिमाग होगा ना वो थोड़ा सोचने के लिए डेवलप हो जाएगा। क्योंकि देखो वैसे डेवलप ही होता है आप सब लोगों का, बट होता क्या है, स्कूल में पढ़े होते हैं, उसके बाद कभी पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा वापस से वो सारी चीज़ें आपको रिवाइज करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर जैसे ही रीजनिंग हमारा खत्म होगा उसके बाद हम बढ़ेंगे मैथ्स की ओर, ठीक है। जैसे ही रीजनिंग खत्म होगा उसके बाद हम बढ़ेंगे मैथ्स की ओर, ठीक है। मैथ्स में भी बेसिक से शुरू करेंगे। आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है, बस मैं उतना एक्सपेक्ट करूंगा कि जो मैं क्लास में जितना बोलूँ उतना आपको करना है। क्या? मैं क्लास में जितना बोलूँ उतना आपको करना है। मैं क्लास में आपको 3 ही चीज़ बोलूँगा। पहला, एक को आपको करना होगा क्लास नोट, ठीक है। दूसरा, आपको करने होंगे प्रीवियस ईयर के पेपर, ठीक है। तीसरा, एक टेलीग्राम चैनल बताऊंगा जिसमें मैं खुद ही क्वेश्चन रखता हूं, ठीक है। वो सिर्फ उसमें मैथ्स रीजनिंग के ही क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम के लिए प्रैक्टिस के लिए ही आते हैं, ठीक है। इनके अलावा और कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो ये 3 चीज ही करनी है, ठीक है। बट हाँ, एक कंडीशन, जो मैं बोलूँ उतना आपको करना ही पड़ेगा। फिर आप उनमें से भी आईएमपी निकालेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे यार सर ने ये 5 चैप्टर बोले हैं, मैं काम करता हूँ ये 3 कर लेता हूँ, 2 को स्किप कर देता हूँ, ठीक है। फिर यूपीएससी क्या करता है पता है? वो कहता है चलो ये टोटल 5 स्टूडेंट है ना, हम ये 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये 2 को रिजेक्ट कर देते हैं, वो अगले साल आएंगे, ठीक है। कमीशन भी यही करता है, जैसा हम उनके साथ करेंगे वैसा वही करेंगे, ठीक है। तो हमें जैसे ही चलना है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। हाँ, सीसेट में मैं ज्यादा मेहनत क्यों नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मुझे भी पता है आपका जो स्कोर काउंट होगा वो किससे होगा? जीएस वाला ही होने वाला है, सीसेट का तो होगा नहीं। बट देखो, आप कहीं पे भी जाते हैं ना तो एक मेंडोर आता है, चाहे आप सोसाइटी में जाओ, आप जैसे एकेडमी में आए हैं तो मेंडोर होता है, ठीक है। तो ये आपका आईएएस का जो ड्रीम है ना, उनका मेंडोर कौन है? सीसेट ही तो है। ये खुलेगा तब जाके आपका जीएस का पेपर चेक होगा ना, उसमें पास हो गए फिर जाके मेंस आएगा, इंटरव्यू आएगा और सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो हाँ, ये मेन डोर है, एक खोल दिया तो बाकी के आपके सारे रास्ते ओपन हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे, ठीक है। उतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है सीसेट। जैसा लोग आपको मार्केट में डरा के रखते उतना डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। और पिछले जो 2-3 साल से जो स्टूडेंट आए हैं और उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस हुआ है और उनका जो रिजल्ट आया है, उनसे मुझे लगता है कि कोई भी स्टूडेंट सीसेट आराम से कर सकता है। मैं तो ये कहूँगा 100 में से 99% 99 स्टूडेंट आराम से क्रैक कर पाएंगे। कितने?
100 में से 99 स्टूडेंट आराम से क्रैक कर पाएंगे। बस एक चीज करना होगा, क्या है वो? प्रैक्टिस और गाइडेंस के अकॉर्डिंग काम करना होगा, तो गारंटी के साथ आप आराम से पास हो जाएंगे। कोई उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार, ये आ गया ये आ गया, मुझे आएगा नहीं आएगा। जितना क्लास में बोले उतना करना है। आप हफ्ते में 3 to 4 आवर्स दे सकते हैं, यस और नो? हफ्ते में बोल रहा हुआ 3 to 4 आवर्स पर वीक, यस और नो? वीकेंड में 2-2 घंटे तो दे सकते हैं ना, तो आप आराम से क्वालिफाई कर देंगे। ऐसा नहीं करना है तो हर रोज आधा आधा घंटा दीजिए, ठीक है? जो क्लास में पढ़ाया है उनको रिवाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर कीजिए, और टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन मुकता है उनका प्रैक्टिस कीजिए। वैसे प्रैक्टिस के लिए रखता है और कुछ नहीं है, समझ रहे? देखो कंप्रीहेंशन गलत नहीं है, कंप्रीहेंशन भी सही है, बट वो कब लेना है आपको? जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा, आपको पता है वैसे भी मैं क्वालिफाई नहीं करने वाला हूं, तो उनकी तरफ जाइए, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। आजकल पैसेज बहुत बड़े बड़े होते हैं और उन पे से एक या तो कभी कभार 2 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? तो टाइम टेकिंग ज़्यादा है। बताइए, किसी को और कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। क्या सिलेबस समझो अप्रोक्स 100 आवर्स के आसपास आपका हो जाएगा, मैथ्स रीजनिंग सारा का सारा। सप्ताह में क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे रहेगी, 2.5 आवर्स, 2 से 2.5 घंटे के बीच की रहेगी, ठीक है? कभी कभार कोई टॉपिक बड़ा होगा तो हो सकता है 3 घंटे तक भी जाए, बट ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे की रहेगी। और बताइए, ठीक है? हाँ, कभी कभार ऐसा लगा कि नहीं टॉपिक आधा रह गया है और बीच में 2 दिन का गैप सैटरडे संडे आ रहा है, तो कभी कभार सैटरडे ले लेंगे ताकि वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ताकि आपका स्टडी ब्रेक ना हो, समझ रहे? तो होता क्या है, हमने आज सीटिंग अरेंजमेंट शुरू किया, ठीक है? आधा पढ़ लिया, अब सैटरडे संडे का छुट्टी आ गया, और फिर क्या करते हैं, अरे यार अब तो मंडे जाना है ना, तो 2 दिन में वो भूल जाते हैं, तो आपका ग्रिप जो होगा वो ब्रेक नहीं होने देंगे हम, ठीक है? और किसी को कोई क्वेश्चन? बोलिए। जैसे कि हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे मैंने बोर्ड पे जितने टॉपिक लिखे सिर्फ उतने ही नहीं मैं करवाने वाला। हाँ, ये तो मैंने ओवरव्यू पे लिखे हैं। मैथ्स में अप्रोक्स आपके 20 to 25 चैप्टर्स हो गए, ठीक है? रीजनिंग में भी 18 से 20 चैप्टर हो गए। जो यहाँ पे सिर्फ लिखा है उतना ही नहीं होगा। हाँ, वो टेंशन मत लीजिएगा कि मैंने बोर्ड पे तो सर ने इतने ही लिखे इतने ही करवाऊंगा, नहीं, उनका टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। हाँ मुझे पता है, देखो अब रीजनिंग में मान लीजिए 20 टॉपिक है, ठीक है? तो 20 के 20 टॉपिक के क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट पूछ लिया तो 5-6 क्वेश्चन तो वही खा जाएगा, 4-5 क्वेश्चन वो खा जाएगा। ब्लड रिलेशन कंबाइन वाला पूछ लिया तो 3-4 क्वेश्चन वो खा जाएगा, ठीक है? तो यूपीएससी क्या करता है, कभी कभार आपको मान लीजिए पहले 1 से 10 नंबर में से पूछ लिया, दूसरी बार का पेपर था उनमें 8 से लेके 17 नंबर वाले चैप्टर में से पूछ लिया, कभी कभार लास्ट के 8 चैप्टर में से पूछ लिया। हम तो सारे के सारे चैप्टर करने ही वाले हैं, बट यूपीएससी का पेपर एनालिसिस से मैं इतना बताता हूं कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हर साल पूछते ही है, समझे? कुछ टॉपिक चेंज होते हैं, तो हर साल जो पूछने वाले हैं ना वो तो हमें करने ही करने हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये था, समझ रहे? जैसे कि नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के 3-4 क्वेश्चन रहते हैं हर साल, 2-3-4 2-3-4, अब इस बार 7-8 क्वेश्चन आ गए थे, समझ रहे? नंबर सिस्टम बेसिक होता है और उतना कुछ हार्ड भी नहीं होता है, डिविजिबिलिटी रोज ये वो वही सब नंबर का एक गेम रहता है, ठीक है? तो एक कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, वो तो हमें करने ही करने हैं, ठीक है? कवर तो आपके सारे के सारे चैप्टर्स करेंगे हम, ठीक है? और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, यहाँ पे क्लास नोट में अलग से क्वेश्चन करवाए जाएंगे। उसके बाद जैसा आप एग्जाम में यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया, जैसा एग्जाम में आ रहे वैसा टेलीग्राम पे भी आपको प्रैक्टिस के लिए बोला जाएगा, ठीक है?